नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना संकट में अपने घर लौटने को मजबूर हुए प्रवासी श्रमिक अब दूसरे राज्यों की जगह अपने ही सूबे को संवारेंगे। इसके लिए योगी सरकार मेगा प्लान भी तैयार कर रही है। अब छोटे शहरों में भी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जिससे स्थानीय लोगों और बाहर से लौटे ट्रेंड वर्कर्स को रोजगार मिल पाएगा। इसके साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम को बढ़ावा भी मिलेगा। यानी योगी सरकार ने कोरोना जैसी आपदा को भी अवसर में बदल दिया है, जिससे यूपी को तो हर हाल में फायदा होगा ही होगा, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार समेत बाकी राज्यों को नुकसान होना तय है। क्योंकि यूपी और बिहार के कामगार ही सालों से कई राज्यों का नसीब संवारते आ रहे थे, लेकिन अब अपने गांव और जिले में काम पाकर ये लोग भी पलायन के दंश से बच पाएंगे। लेकिन सरकार के इस प्लान पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। जो चाइना से जो कंपनियां छोड़ के चाइना को जा रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आए, साथ साथ हिंदुस्तान में ही कंपनियां अन्य जगहों पे जो यूनिट लगाई हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर भी यूनिट लगाए। इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बनकर बाहर आएगा और उत्तर प्रदेश के श्रमिक को यहीं रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश के कामगार को यहीं रोजगार मिलेगा, नौजवानों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को मजदूर के पैर के छालों में अवसर दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से संवेदनहीन रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार का है, ये अक्षम्य है। जिस तरीके से रोज वो नई नई हेडलाइंस, कभी कह रहे हैं हम मैपिंग करेंगे, कभी हम कह रहे हैं कुछ करेंगे। अरे भाई, उद्योग कहाँ हैं? प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, एक कागजी सरकार है। कागजों पे नौकरी देती है, कागजों पे इन्वेस्टमेंट कराती है। इसके पहले भी आपने देखा था 4 लाख, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी यहाँ पे, जो आज तक एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। कहाँ क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं मालूम। ये लोग जो हमारे गरीब मजदूर, प्रवासी उत्तर प्रदेश के मजदूर जो बाहर नौकरी कर रहे थे, अभी वापस जब लौट के आ रहे थे तो सरकार उनका सम्मान तक नहीं कर पाई। ऐसे में वहां पर नुकसान होना स्वाभाविक है और नुकसान दिख भी रहा है सबको। उत्तर प्रदेश में यदि उनके कौशल का, उनके अनुभव का लाभ योगी सरकार लेती है तो जाहिर सी बात है कि यहां भी औद्योगिक और आर्थिक विकास संभव है। जो मुझे पता चल रहा है कि सरकार इस तरह की योजना बना रही है, लेकिन यह योजना सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से श्रमिकों के हित में होना चाहिए, श्रमोन्मुख होना चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ संदीप सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप यूपी फिक्की के मेंबर हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि आप थोड़े तल्ख हैं। यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार मिल जाए सर, तो दिक्कत क्या है? देखिए, ये मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग में बहुत माहिर है, सपना दिखाने में बहुत अच्छी है, कागजी कार्रवाई करती है। कागज में नौकरी भी दे देगी और कागज में उद्योग भी लगा देगी। इसके पूर्वांतर में देखा, 1.5 साल पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर समिट की थी, जिसमें 4.5 लाख करोड़, एक नहीं 2 इन्वेस्टर समिट कर डाली। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होगा, एक में 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट होने की बात थी। करोड़ रुपया इन्होंने ये मेला लगाने में खर्च कर दिया है। इन्वेस्टर का मेला लगाने में 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन एक रोजगार आज तक नहीं दे पाए। अब ये गरीब मजदूर की बात करने लगे, वो गरीब मजदूर जिनके पाँव में छाले पड़ गए, हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने प्रदेश में आ रहे थे, उनको आप ट्रेन नहीं मुहैया करा पाए, बस नहीं मुहैया करा पाए, खाना नहीं दिला पाए। कोई पैदल के रास्ते से आए, कोई साइकिल के रास्ते से आए, कोई पानी के रास्ते से आए, कितनी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है। और आपके ही मंत्री उनको कह रहे थे ये चोर डकैत हैं, उनका सम्मान ये दे रहे थे कि ये चोर डकैत हैं। एक मंत्री इनके कह रहे थे ये मौत के सौदागर हैं, तो दूसरे इनके सांसद जी कह रहे थे ये कपड़ों से तो लगते ही नहीं है गरीब मजदूर। जो लोग गरीब मजदूर का उपहास उड़ा रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनका
सम्मान नहीं कर रहे, रोजगार देंगे। ये रोजगार दे ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सपना बेचना इनको आता है, क्योंकि 3.5 साल की सरकार होने को आ गई। आप बता दीजिए इन्होंने कौन सा रोजगार दिया, कौन सा ऐसा काम दिया जो गिना दे। जैसे मुझसे पूछे तो मैं काम गिना सकता हूं, आज भी गिना सकता हूं, आप भी जानते हैं और आपकी आत्मा भी जानती है कि काम पूछोगे मैं गिना दूंगा। इनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि 3.5 साल में काम गिना दो। जब अगर काम आपने 3.5 साल में किया होगा तो लोग सोचेंगे आगे भी करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। इनको सिर्फ एक ही विकास करना आता है, वो आता है नफरत की राजनीति का विकास करना, उसी पे रोटियां सेकना जानते हैं और गरीब मजदूर के पांव की छालों पे ये राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। रोजगार से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, रोजगार तो नाम भी नहीं जानते। आपने देखा नहीं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र से लौट के आए उसमें 75% लोग कोरोना पीड़ित हैं, जो दिल्ली से आए हैं 50%, दूसरे राज्यों से आए 25%। गणित इतना तगड़ा है और रोज डाटा में सिर्फ दिखाई दे रहा है हजारों में संक्रमण कोरोना का दिखा, इनके हिसाब से तो लाखों में होना चाहिए। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या इनका गणित कमजोर है। बुराई क्या है, उम्मीद रखने में दिक्कत क्या है? अरे उम्मीद तो वर्षों, अरे उम्मीद में तो क्या, उम्मीद में ही रखोगे क्या? उम्मीद में लोगों को मार डालोगे? उम्मीद में रखना कि धरातल पे भी काम लेके आओगे। आप कल्पना में जिंदा रखना चाहते हो कि हकीकत पे भी लाना चाहते हो? मैंने आप सिर्फ उम्मीद दोगे। मैंने आपका कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद देती है, मैंने उम्मीद पे जियो। मैंने ये धरातल पे कुछ नहीं लगेगा कि बस उम्मीद पे जीते रहो। उम्मीद नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये मान लेने में भी तो कोई भलाई नहीं है ना भदौरिया जी। अरे तो सर नहीं हुआ ना, तभी तो कह रहा हूं ना। अरे नहीं होगा मतलब क्या, मैं अपने ही प्रदेश की जनता के साथ धोखा करूं, उनको ही झूठा सपना दिखाऊं, उनकी योग्यता पे सवाल या निशान लगाऊं? यही सरकार है जो कह रही थी उत्तर प्रदेश में योग ही नहीं है जिनके लिए नौकरी निकाली जाए। यही तो सरकार है ना वो। आलोक अवस्थी जी, चाहता हूं आप लोगों की सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। जिन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा अपने शासनकाल में, इसीलिए जनता ने उनको बुरी तरह से नकारा, उनको हाशिए पर पहुंचाया राजनीतिक क्षेत्र में। तो वो इस तरह की बात कहते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होती है। मैं कुछ बातें उनको बता देता हूँ, जानकारी नहीं होगी अनुराग भदौरिया जी को। 1,26,321 औद्योगिक इकाइयां लग चुकी है जो हमने जो है अपने यहाँ इन्वेस्टर सबमिट किया था, उनको जानकारी नहीं है। उसमें जो है 8.5 लाख लोगों को, आ रहा हूँ भदौरिया जी, काउंटर करिएगा आप, ये जमीन पे रोजगार लग चुकी है। कहाँ पे लगी? 8.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिल चुका है। नाम बता दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, जनता सुन लेगी, जनता जाके देखा है कि नाम ही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, सुनिए, पूछ रहा हूँ, खाली नाम बता दीजिए कहाँ लगी है, वहाँ जाके देखा है जाके। आपने अपनी बकवास करी है, मैंने पूरा सुना है। अरे मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, अरे चुपचाप सुनिए, टोक नहीं रहा हूँ मैं आप जो है हाथ मत जोड़िए, अरे टोक नहीं रहा हूँ। अरे बात तो सुन, आप टोक नहीं रहा हूँ मैं, खाली भदौरिया जी ऐसे टोका टाकी करेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा ना। आपने कहा कि उनकी सारी योजनाएं कागजों पर हैं, अब वो बता रहे हैं कि कागज से क्या क्या वो धरातल पर ले आए। आप सुनिए तो सही, एक बार सुन तो लीजिए कि वो क्या क्या बता रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, टोक नहीं रहा हूँ। ठीक है, बताइए आलोक अवस्थी जी, क्या क्या लाए धरातल पे? जो लोगों ने प्रदेश को लूटा है वो दूसरे को लुटेरा ही समझते हैं, सीधी सी बात ये है। अनुराग भदौरिया तो बौखला रहे, मैं समझ रहा हूँ। मैं बताता हूँ, निर्माण क्षेत्र के 55,318 प्रोजेक्ट उद्योग लगे हैं हमारे यहाँ पे, हमारी सरकार में। सेवा क्षेत्र के 71,003 प्रोजेक्ट हमारे लगे हैं हमारे क्षेत्र में। इसमें कुल हमारे वहां पे 1,26,300 21 उद्योग लगे हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हैं। 8.5 लाख इसमें जो है लोगों को काम मिला है। मनरेगा में अभी हमने जो है, जो हमारे लोग आए हैं हमारे आ रहे हैं 16 लाख श्रमिकों को हमने जो है उनको सूचीबद्ध किया, उनको स्किल डेवलपमेंट हमने उनको बनाया है। 16 लाख को मिली नौकरी रोजगार के लिए। अरे आप चुप रहेंगे, अच्छे नहीं चुप रहेंगे अनुराग भदौरिया। आप सरकार में तो लूट रहे थे आप। अरे सर हंसी आ रही है, आप 8.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। भदौरिया जी, हम आपको हंसने का भी काउंटर करने का पूरा मौका देंगे भाई, एक बार उनको सुन तो लीजिए। वो बता रहे हैं ना, फिर आप उनको एक्सपोज कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि आप 8.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, आप कहिएगा कि आप 1.5 लाख लोग रोजगार यहाँ पर नहीं उपलब्ध करवा पाए। सुन तो लीजिए उनको, पहले पूरी करिए आप अपनी बात। आलोक अवस्थी जल्दी से। बात यह है, अनुराग भदौरिया जी की पार्टी कैसे चोरी करती थी मैं बताता हूँ। 800 करोड़ रुपए मंडी परिषद में आता था एक साल में, आज 2,000 करोड़ रुपए आ रहा है।
एक्साइज में 13,000 करोड़ रुपए आता था साल का, आज 33,000 करोड़ रुपए आ रहा है। सर हम ये नहीं कह रहे हैं, आपके कहां विधायक कह रहे हैं जाता कि था, आप पूछिए यहाँ इनसे। खोरी चल रही है, 2,000 करोड़ समाजवादी रुपया, लोग नहीं कह रहे हैं। 2,000 करोड़ रुपए आपके खनन विधायक जाता था चिट्ठी लिख रहे सपा हैं सरकार कि में, हमारी सरकार में आज 6,000 करोड़ खोरी रुपए आ चल रहा रही है। है। क्या तो क्या साफ सीतापुर साफ के चोरी विधायक रोकी है ने नहीं हमने, लिखा? और हमने क्या जो है हरदोई आपको के बढ़ाया विधायक है। ने नहीं लिखा? हमने क्या जो आपके है मेयर ने नहीं लिखा? क्या आपके मेयर नहीं लिख रहे हैं कमीशन खोरी ठीक है। चल रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको आपके अनुराग विधायक भदौरिया सब जी, आलोक जी, आपकी बात पूरी हो गई। है। भदौरिया जी, मैं आऊंगा आपके आप लगा रहे हो, पास। इसलिए मैं अशोक टोक जी रहा की, हूं। अशोक जी को भी चर्चा में लाते ना। देखिए भदौरिया जी अगर शांत अशोक जी, रहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। मैंने भदौरिया अशोक जी, अगर आपदा को अवसर में बदला जा रहा है तो दिक्कत क्या है? सुरेंद्र राजपूत जी की बाइट अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मजदूरों के छाले तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसमें भी अवसर दिखाई पड़ रहा है योगी सरकार को। सवाल अमित जी नीयत का है, सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीयत का है। देश के आवाम के सामने देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिन का समय दे दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। 60 दिन होने को आ रहे हैं। गैर भाजपा जो शासित राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी में भी अहंकार देखिएगा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है, जिस तरीके से बोल रहे थे, बदतमीजी मत करिए, बकवास मत करिए, ये भाषा होनी चाहिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की। अरे भाई धैर्य पर्वत, आपने कहा थाली बजाओ, हमने तो आपने कहा थाली बजाओ, आपने कहा दिए जलाओ, सब जलाए न जलाए देश ने। देश आपके साथ खड़ा रहा, मगर सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री का कल वक्तव्य देश के सामने आया, कहा कि 25 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुका है, जिसमें 10 लाख करोड़। आप गलत मत बोलिए, लोग हैं। आपके तो नेता को ज्ञान नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने जितनी समझ होगी उतना ही बोलेगी। उपलब्धि है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा उतनी ही बोलेगी जितनी समझ होगी। लोगों को जेल सीधी सी बात ये है, ये जितने अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं उसमें जो है 75% जो है महाराष्ट्र के आए हुए लोगों का है, 50% जो है दिल्ली के आए हुए लोगों का है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा की जितनी बुद्धि होगी उतना समझेंगी। उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे उनकी बुद्धि का परिचय मिलता है। अशोक जी, आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी का आलोक जी, मिलता है। आलोक जी, भदौरिया जी टोका टाकी कर रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था ना, आप कह रहे थे ना कि बीच में क्यों बोल रहे हैं। अभी अगर वो बोल रहे हैं तो उनको सुन लीजिए ना। इस तरह की भाषा बोलते हैं ठीक है अशोक जी, अशोक जी, मैं एक और सवाल जोड़ दे रहा हूँ, आप इस तरह की मुंबई और महाराष्ट्र से जब वो कामगार चल रहे थे, वहां पर आप सरकार का हिस्सा है सर, आप तब उनको रोक नहीं पाए। अब अगर वो लौट कर आ गए हैं, वो अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में अगर नौकरी पाएंगे तो दिक्कत क्या है सर? एक उम्मीद रखने में बुराई क्या है? पता नहीं आपने सुना या नहीं, जो लोग वहां से लौट रहे थे, जो श्रमिक वहां से लौट रहे थे, हम लगातार उनकी स्टोरी कवर कर रहे थे, कितने सर कहते कहते रो पड़े। उन्होंने कहा कि हम कभी लौट कर नहीं जाएंगे, हमें 2 जून की रोटी चाहिए, वो हमें हमारे घर में मिल जाएगी, हम लौट कर नहीं जाएंगे महानगर में। 30 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं अपनी वक्तव्य पूरा कर लूं। अमित जी देखिए, मैंने एक पहले भी कहा था कि जाकी ना फटे बिबाई और वो क्या जाने पीर पर आई। हालात उत्तर प्रदेश में क्या है, आज 100 लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, ये बड़ी उपलब्धि है। तमाम सारे सपने बेचना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है, सपने बेचना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। अभी गिना रहे थे लोगों को, लोगों की रोजगार चले गए, लोगों की आंखों में आंसू है। इनको घमंड और अहंकार है तो झूठ बोलना बंद करें, मगर अगर ईमानदारी होती तो आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा। मैं जवाब देना चाहता हूं इनका। नंबर 1 हो चुका है, हाई कोर्ट दीजिएगा ने तमाम बार टिप्पणी की है, तो सरकार सपने बेचने का काम कर रही है। इनके पास नीत और नियत कुछ नहीं है। ठीक है आलोक जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा संदीप जी के पास। हाँ अमित जी, राजस्थान के अंदर भुखमरी फैली हुई है। श्रमिकों ने सड़क पर पड़े हुए कुत्ते का जो कुचल गया कुत्ता था उसका अरे भाई आप देखिए ना अहमदाबाद में क्या हो गया, अहमदाबाद देखिए ना, अहमदाबाद बताइए ना, अहमदाबाद बताइए ना क्या हो गया, मध्य प्रदेश में बताइए ना क्या हो गया। रात में लोगों को रोटी तक बताइए ना, सब खाना तक नहीं मिला, नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी तक नहीं दी, और लोग गुजरात के लोगों को रोटी नहीं मिल रही, तब आपको समझ में नहीं आ रहा। गुजरात में लोग भूखे मर रहे हैं, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको शर्म आनी चाहिए भाई, इस तरह की सियासत करेंगे,
तरह की सियासत करेंगे आप? इस तरह की सियासत करेंगे आप? आपको भी लगातार गुजरात आपको नहीं दिख रहा, आपको मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा, और ज्यादा राज तो आपकी सरकार है। आप झूठ बोलते हैं लगातार। आपको महाराष्ट्र देश से लग गया क्या? जो लोग हैं उनको महाराष्ट्र देश से लग गया क्या? क्या राजस्थान इस देश से लग गया क्या? मानोगे? अगर राजस्थान में आपकी सत्ता नहीं, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उनको दर्द होगा। अगर इतना ही दर्द होगा तो आप देखिए एक बात तो साफ है कि बहस करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। सर बहस करने से तो मजदूरों का भला नहीं होगा ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सांस ले लीजिए और सोचिए कि क्या किया जाए जिससे मजदूरों का भला हो जाए। सर अगर सपने दिखाए जा रहे हैं तो सपने हकीकत में तब्दील हो जाएं, इसके लिए आप दोनों का क्या सुझाव है आलोक जी के लिए, वो सोच के रखिएगा। मैं आऊंगा आप सबके पास। संदीप सक्सेना जी, सर ये सिर्फ कपोल कल्पना है या फिर आप हकीकत में तब्दील होता हुआ देख पा रहे हैं? ऐसा हो पाएगा कि यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार मिल पाएगा, उनको अपनी मां से और अपनी माटी से दूर होने का दुख नहीं, दंश नहीं झेलना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत अच्छा एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे उत्तर प्रदेश को कि जो उत्तर प्रदेश से लोग बाहर थे अपने रोजगार के संदर्भ में, अपने काम के चक्कर में, वो कोविड के बहाने ही सही, वो कम से कम हमारे वापस लौटे। अब मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि किस स्टेट में, किस राज्य में, किस वजह से कौन वापस लौटा, क्योंकि ये सारी चीजें राजनीतिक होती हैं। हम लोग हैं उद्योगपति और हमें लगता है जितनी भी सरकारें हैं वो सब कहीं ना कहीं उनका यही मकसद होता है कि अपने राज्य को हम कैसे समृद्ध बनाएं, कैसे हम इस उद्योग ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करके हम किस तरीके से ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा हम लोग यहाँ पे मौके दे सकें रोजगार के। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारी इस समय निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत है हमारी सरकार में, इस बारे में किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है। और जो चीज ऊपर से ड्रिवन होती है, ऊपर से जो चीज नीचे आती है, वो डेफिनेटली आखिरी तक पायदान समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचती है। और ऊपर में जो लोग बैठे हैं, जो टीम 11 है मुख्यमंत्री महोदय की हमारे, और जो मुख्यमंत्री की सोच है, जो हम भी जान लें जो कार्य करने का, भाई साहब मैं पूरी करूं बात अपनी, फिर हम लोग सुनेंगे। वो हमें बता दीजिए जनता से। राजनीतिक इच्छा शक्ति आज अगर किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं सर, थोड़ा सुन लीजिए ना। वो बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है जिसके माध्यम से इन मजदूरों का, श्रमिकों का भला हो सकता है। सर क्या पता कल को आप सत्ता में आ जाएं तो उनका सुझाव आपके काम आए ना भदौरिया जी। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। सर पूरा समय मिलेगा भदौरिया जी, पूरा समय मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। एक बार सुनिए तो सही। सारी राजनीतिक पार्टियों की, सब जितनी भी पार्टियां होती हैं, उनकी कहीं ना कहीं यही एक मंशा रहती है कि हम अपने प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित कर पाए, कैसे किस तरीके से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर पाए। नहीं संदीप जी, इस बारे में कोई शंका नहीं है। ये जो आशंका है ना सर लोगों के मन में, दरअसल इसलिए है। थोड़ा आप बताइए सर, क्या यूपी में वो क्षमता, वो पोटेंशियल है क्या? आपको डिमांड और सप्लाई की उम्मीद नजर आ रही है क्या? आपको लग रहा है क्या कि इतनी डिमांड, इतनी सप्लाई हो पाएगी कि ये जो 20-25 लाख की तादाद में जो कामगार श्रमिक लौट कर आ रहे हैं, इन सब के लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाएगा, इन सबको रोजगार मिल जाएगा इंतजाम? देखिए रोटी कपड़ा इंतजाम की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी लोग पलायन करके आए हैं वो अपने गांव में, अपने घर पे पहुंच गए हैं। अभी हमें सिर्फ सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम उनको नियर बाई रोजगार के अवसर दे दें, किस तरीके से हम उनको उन्हीं के आसपास के क्षेत्र में कैसे एक रोजगार का अवसर उत्पन्न करा दें। और वो जितने लौटे हैं, वो कामगार लौटे हैं, श्रमिक लौटे हैं, उनको कैसे हम इंटरप्रेन्योर बना पाए। उसके लिए हमें ट्रेनिंग और स्किलिंग, रीट्रेनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उस दिशा में हम लोग, हमारी सरकार कुछ काम कर पाती है। और जो जैसे किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए 3L की जरूरत होती है, लिक्विडिटी है, लॉजिस्टिक्स है और लेबर है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास में तीनों चीजें इस समय अथाह हैं, तीनों चीजें भरपूर मात्रा में हैं। और जहां जिस राज्यों से श्रमिक लौटे हैं, आने वाले समय में, मैं भाई साहब आपको बता रहा हूं, वहां पे आने वाले समय में धंधों की हालत, रोजगार की हालत बहुत बुरी होने वाली है। लोग वहां पे, अभी कितनी महंगाई उन राज्यों में बढ़ेगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि रोजगार के श्रमिक वहां पे नहीं है काम करने के लिए होंगे। और अगर हमारी सरकार, जो कि बिल्कुल निश्चित रूप से करेगी, अपनी इच्छा शक्ति को जो अभी तक पिछले 3 सालों से दिखाते आ रहे हैं वही वो करेंगे, तो हमें इस बारे में कोई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा जब ये श्रमिक और कामगार मजदूर नहीं होंगे बड़े शहरों में, वहां पर जब डिमांड बढ़ेगी तो कैसे महंगाई बढ़ेगी और कैसे मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसका जवाब मैं अशोक जी से लूंगा। भदौरिया जी, आप जो कहना चाहते हैं अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, लगातार 6 साल की सरकार हो गई केंद्र में और 3 साल की सरकार, 3.5 साल की सरकार होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। जो सरकार
गरीब मजदूरों को 19,000 ट्रेनें खड़ी रहीं, गरीब मजदूर को 19,000 ट्रेनों में बैठा देता, 2 दिन में लोग अपने घर पहुंच जाते। या अनुराग भदौरिया देती सरकार 50,000 बसें आराम से उत्तर प्रदेश की सरकार इंतजाम कर सकती। जो लोग अपने गरीब मजदूरों को ट्रेन नहीं प्रोवाइड कर पाए, बस नहीं प्रोवाइड कर पाए, खाना नहीं प्रोवाइड कर पाए, भूखे प्यासे बेचारे पैदल चलते रहे, महीनों पर चलते रहे। आज भी कैमरा ले जाके आप दौड़ा दीजिए। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त अगर आप फैजाबाद रोड पे या सीतापुर रोड पे अपना कैमरा भेज दीजिए, लोग अभी भी साइकिल और पैदल से जा रहे हैं। जो लोगों के अंदर दर्द नहीं है, इंसानियत का दर्द नहीं है, जिनकी आत्मा मर चुकी है, वो क्या लोगों की मदद करेंगे? ये तो सिर्फ उसको राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहते हैं कि हम उनको रोजगार देंगे। अरे आपने आज तक जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं पहले से, उनको तो आपने रोजगार दिया नहीं, उनकी इनकम और कम कर दी। आपने किसान की इनकम दुगनी करने को बोले थे, किसान को अपना रेट तो मिल नहीं रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और किसान आत्महत्या करने से किसान को रोक नहीं पाए, किसान की आप लागत भी नहीं दे पाए, तो आप रोजगार क्या देंगे? भाई किसी की नियत का पता चलता है कि उसने पीछे क्या काम किया। अगर पीछे उन्होंने अच्छा काम किया होता है, नियत तो मालूम है ना, अगर लागत 6,000 करोड़ किसानों की इनकम दुगनी करवा देती, तो हम चाहते हैं कि शायद ये कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें करते हैं, और इनकी जो इनके सरकार में जो करप्शन है, जो माहौल है तानाशाही का, और जो कानून व्यवस्था, तो आप जानते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप इतने निराशावादी कैसे हो गए सर? आप इतने निराशावादी कैसे हो गए? तो फिर क्या किया जाए, आप बताइए क्या किया जाए? जो 17 लाख 20 लाख लोग आ गए, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? बतौर विपक्ष आपका क्या सुझाव है, क्या सलाह है? देखिए, आदमी की नियत से पता कब चलता है? पता है आदमी अच्छा है कैसे पता चलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी कैसे? अरे सर, मैं कह रहा हूं उनकी नियत खराब है, आपकी नियत ठीक है, आप सही सुझाव दीजिए, आप बताइए ना क्या किया जाए। प्रदेशों से आ रहे थे, सुन लीजिए, नहीं मैं आपको नियत की बात बता दूं। अरे मेरी नियत की बात सुन लीजिए। अगर आपको इतना उनसे लगाव होता उत्तर प्रदेश के लोगों से, तो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, यहाँ पे जो हमारे श्रमिक रह रहे थे, आपके नोडल ऑफिसर उनसे टच में रहते, उनको खाना पीना मुहैया कराते, उनको बस ट्रेन मुहैया कराते, इज्जत पूर्वक इज्जत से सम्मान पूर्वक उनको अपने गांव घर अपनों के पास पहुंचा देते। आप उनको ये नहीं बोलते ये चोर डकैत हैं, ये चोर डकैत हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी। आप इतने पढ़े लिखे, आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। मैं कह रहा हूं इन केन प्रकार किसी भी तरीके से वादे अब उत्तर प्रदेश में आ गए, तो इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर सरकार ये कह रही है कि मैं एक ऐसा आयोग बनाएंगे कि जो इन मजदूरों और श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित करे, इनके अधिकारों को संरक्षित करे और इनको यहीं पर रोजगार मिल पाए, नौकरी मिल पाए, तो दिक्कत क्या है सर? और अगर इससे इतर आपके पास कोई सुझाव है तो आप दीजिए, स्वागत है इसका। मैं सुझाव दे रहा हूं ना, क्योंकि मैं इनको सुझाव दे रहा हूं क्योंकि ये सुझाव किसी का लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनको झूठ बेचना है, सपने बेचने हैं, जुमलेबाजी फेंकनी है। फेंकने में क्या जाता है? अभी उन्होंने फेंक दिया 8.5 लाख को नौकरी दे दी और 15 लाख को और देने वाले हैं, मतलब 28 लाख की नौकरी अभी 10 दिन में हो जाएगी पक्की। आपको यकीन है क्या इस बात का? आप ही बता दीजिए। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा ना 8.5 लाख हम, अरे अनुराग जी, इनको खुद नहीं पता 8.5 लाख है कहाँ पे, 8.5 लाख है, जीरो कितनी लगती है नहीं मालूम है इनको। पूछो 8.5 लाख में जीरो कितनी है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 8.5 लाख को नौकरी दे दी, अभी कह रहे 15 लाख अभी दे देंगे, मतलब 15 दिन में मैं बोलता हूं 40 लाख की नौकरी हो गई। मतलब सब खाली बातें तो हैं। अब जो आदमी इतनी सत्ता में रहे, आप जानते हैं कुआं खोदा जा सकता है, नई दिन में प्यास बुझाई जा सकती है। सर वक्त लगता है किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने में, उसको धरातल पर उतारने में। अब आलोक अवस्थी जी, शायद आशंका इस बात को लेकर है आलोक जी को कि आप लोगों की तरफ से जितनी भी नौकरियों के अवसर मुहैया करवाए जाते हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर अटक जाती हैं, लटक जाती हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उसको लेकर एक और याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई, तो शायद इस बात को लेकर आशंकित हैं कि आपकी योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन उसका असल फायदा लोगों को मिल नहीं पाता है, किसी न किसी कारण से वो अटक जाती हैं, लटक जाती हैं, भटक जाती हैं। देखिए अमित जी, हमारे विपक्ष के नेता वही बता दें। अरे भाई अब किससे पूछ रहे हैं अमित जी? प्रश्न किसका है? आपसे ही है सर, आपसे ही है। कहिए, आप अपनी बात पूरी करिए। आ रहा हूं अशोक जी, आ रहा हूं आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेताओं को कम से कम थोड़ा सा जो है शांत रहना चाहिए ना। हर बात में बोलेंगे, अपने बारे में भी बोलेंगे, दूसरे की आवाज को अपनी आवाज से दबाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी बात रखिए। अरे विपक्ष की आवाज है, देखिए सीधी सी बात ये है, उन्होंने ना उठाए जनता की आवाज, और जो सरकार आवाज दबा, आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलता हूं। अनुराग जी, ऐसे पूरा समय खत्म हो जाएगा ना। आपके विधायक आपने कुछ सवाल उठाए, कुछ सुझाव दिए, क्या प्रतिक्रिया सुनिए तो सही भाई। आवाज म्यूट कर रही जाए। हाँ देखिए अमित जी, इनका प्रश्न था कि कितने उद्योग लगे। मैंने बताया कि 1,26,321 उद्योग लगे, जिसमें 8.25 लाख लोग काम पाए हैं। मैंने इसको श्रमिकों से नहीं जोड़ा है। श्रमिक जो अभी आए हैं वो हमने 16 लाख लोगों को स्किल लेबर में किया है, और अभी जो है 25 लाख लोग चाह रहा हूँ।
अरे भाई चुप रहेंगे आप, क्या आप बहुत बकवास करते हैं, आपको मतलब समरा आनी चाहिए कि आप आप 8.5 लाख 8.5 लाख बर्दाश्त करिए, नौकरी खाली कागजी दे दे रहे हैं, बता नहीं रहे हो कहां 67,000 आलोक जी, 67,000 मैं कह रहा हूँ मत सुनिए ना आप अनुराग भदौरिया जी की बात। आप ये बताइए कि जो 17 लाख 20 लाख के श्रमिक कामगार आ रहे हैं, कैसे सर, क्या रोड मैप है सरकार का, कैसे आप इनको रोजगार मुहैया करवाएंगे? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, उनमें उम्मीद जगी है, तो आप उनको बताइए तो सही कि कैसे और क्या करने वाले हैं आप। देखिए, हमने उनका स्किल मैप बनाया है, उसमें कितने लोग स्किल्ड हैं उनको हम उनके हिसाब से रोजगार देंगे। हमने कई योजनाएं और भी बनाई हैं कि हम उनको यहीं पर उद्योगों में हम उनको रिकमेंड करेंगे। दूसरे राज्यों पर भी जो है जहां पे मांगा जाएगा हम वहां पर ठीक है सर, करिएगा, भेजेंगे, जिससे कहीं के मत रह जाइएगा। हम अशोक जी, लेबर है, अशोक जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक सवाल भी है सर, जो जिस बात का जिक्र अभी संदीप जी कर रहे थे कि बड़े बड़े शहरों से जो सारे मजदूर और श्रमिक चले आए हैं, अब वहां पर आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, वहां पर लेबर की समस्या हो जाएगी, वहां पर महंगाई बढ़ेगी, वहां पर चीजों की कीमतें लगातार बढ़ जाएंगी इन सबके नहीं होने से। क्या करेंगे सर उस वक्त, क्या विकल्प निकालेंगे, क्या योजना है आप लोगों की? जिस मायानगरी को इन लोगों ने चमकाया धमकाया, उसकी चमक अब फीकी पड़ गई है, इनके नहीं जाने से कैसे लौटेगी सर वो चमक? सारा पलायन कांग्रेस शासित प्रदेशों से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है, पंजाब से हुआ है और राजस्थान से हुआ है। कांग्रेस सरकार ने बात कोई ऐसी बात नहीं। आलोक जी, आप मध्य प्रदेश और गुजरात को जवाब देना चाहिए, छोड़ दीजिए उसको, चुप कराइए भैया, बीच वो तो पलायन पूरे देश से हुआ है सर। ठीक है अशोक जी, आप अपनी बात करिए। लाठियां चल रही थी वहां, तो उत्तर प्रदेश के लोग बेचारे भूखे प्यासे थे। रात के 8 बजे वक्तव्य में पूरा देश खड़ा हो गया। आज 60 दिन हो गए हैं देश में, क्या देश के राज्यों के मुख्यमंत्री को विश्वास में लेने का प्रयास किया? क्या कोई कार्य योजना केंद्र सरकार बना रही है? आपने कहा कि जो जहां है वहीं रुक जाए। देश में मजदूरों के, महाराष्ट्र नहीं, क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान से अलग है? क्या राजस्थान अलग है? मगर सवाल गुजरात की बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अन्य सारे राज्यों में महाराष्ट्र से 96% मजदूर 2 करोड़ रोजगार, काला धन, इस महाराष्ट्र से 96% लगातार लंबे समय से 6 साल से टूटता चला रहा है। सबसे बड़ी जो है वो और अहंकार का है। अगर ये अहंकार का होता तो जनसेवा की बात करने वाला अध्यक्ष जेल नहीं भेजती। नंबर 2, कितने सुझाव उन्होंने उत्तर प्रदेश की विपक्ष से मांगे हैं, खाने के लिए नहीं आपने मांगे। दर भूखे भूखे बेचारे टहलते रहे। सरकार लगातार चल रही है, इनकी आंखों में कुछ दिखाई देता नहीं है। खाता ना भाई जो मोदी सरकार और योगी सरकार कोई सही सवाल है कि आलोक का केंद्र सरकार ट्रेन दे रही है, वहां पे आप ट्रेन नहीं कहेंगे कि सबको बसा दिया। बताइए ना, इन मजदूरों की मौत को बैठाने के लिए आपके पास सूची नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया वाला कौन है? उनके लिए जो लोगों की मजदूरों को आपने अनाज नहीं बढ़ाया, मजदूरों के बीच में मजदूरों के खाने के तो आप भी जानते होंगे सर कि कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हर सरकारें जिम्मेदार है। संदीप जी आखिरी के 1 मिनट बचे हैं, हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे सर, चाइना में इतने बड़े पैमाने पर निवेश इसीलिए हो पाया क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती है, और यूपी के लोग अगर यूपी में लौट आए हैं, यहां पर भी लेबर सस्ते में मिल पाएगा, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है क्या सर कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा इन्वेस्टर को लेकर, यहां पर निवेश बढ़ेगा, कंपनियां आकर्षित होंगी यूपी में कि यहां लेबर आसानी से मिल जाएगा? निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है, और खासतौर से जो विदेशी निवेश की हमारी यूपी सरकार बात करती रहती है कि हमें विदेशी कंपनियों को ला करके यहाँ पे स्थापित करना चाहिए, और उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरीके से जल्दी से, मतलब बहुत इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हमने लोगों को, श्रमिकों को अपने घर में बैठने के लिए या कोई जल्दी मौका नहीं दिया काम करने के लिए, तो वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होंगे। इसलिए हमें अभी सबसे पहले जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ओडीओपी, या हमारी राज्यपाल महोदया कह रही थी कल की, हम एक फसल और एक राज्य, उस राज्य की कौन सी फसल फेमस है, कौन सी फसल प्रसिद्ध है, उसमें भी हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और छोटे छोटे रूप में। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जहां चाह वहां राह, बस ये चाह अगर ईमानदारी से की जाए, तो अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। ये बात अनुराग जी भी जानते हैं, अशोक जी भी जानते हैं और आलोक जी भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही।